सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन को समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। क्वेश्चन दिया गया है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे दिया गया है, तो द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इनमें से क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले हम इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करना तो आता ही होगा। -6 और 0 लगभग इस जगह पे प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद है 0 और -30, तो 0 और -30 लगभग यहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक है, एक अनुमान लगा के हम कर लेते हैं। फिर आगे है 4 और -20, तो x का 4 लगभग इधर होगा, y का -20 इधर होगा, लगभग मतलब 4 और 20 यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट्स को ले लिए। ठीक है, और एक है लास्ट है 6 और 0, तो 6 और 0 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 और 0 आ गया। अब तुमने एक रूल्स पढ़ा हुआ होगा कि एक्स एक्सिस पे जिस जगह पर भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, तो यही जीरोज होता है। तो यहाँ पर देखो, ये दो जगह पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है, तो यहाँ से ये जो x की वैल्यू होगी ना, वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -6 है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, माइनस और 6 हो जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन में देखो -6 और 6 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, -6 और 6। चलो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में ना k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो k देख रहे हो ना, इसी k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है और कंडीशन दिया गया है कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब इसके लिए ना तुम्हें लीनियर इक्वेशन के में तुमने ये वाला एक टेबल पढ़ा हुआ होगा, तो इस टेबल को सबसे पहले तुम्हें याद रखना होगा। इसमें 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 रहे, यानी तीनों इक्वल रहे, तो कोइंसिडेंट लाइन्स होता है, यानी कि इनफाइनाइटली इसमें मैनी सॉल्यूशन निकलता है। और ये दोनों कंसिस्टेंट होता है, ये दोनों कंसिस्टेंट होता है। और अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो पैरेलल लाइन्स आता है और इसमें नो सॉल्यूशन होता है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो वही इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट लिया गया है, यानी कि हमें इसको लेकर बनाना होगा। यहाँ तक ये समझ में आया। अब चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशन दिया गया था, इन दोनों इक्वेशन को हम एक एक करके लिख लेंगे। पहले इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया, इसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन था इसको हम यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x का 3x रहने दिए, -ky रहने दिए, और प्लस इक्वल टू के इधर +7 था, तो इक्वल टू के बस हम इसको इस साइड कर दिए, तो देखो +7 इधर आके -7 हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें बस क्या किए, +3 को इक्वल टू के इधर कर दिए, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आके ये -3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो हम आगे इस प्रकार से लिखेंगे फॉर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट हमने कौन सा बताया, ये वाला। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए ये वाला कंडीशन ले लेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को बस हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, तो ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। समझ में आया? तो उसी वैल्यू को हम नीचे पुट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने a1/a2 निकाला, a1 a2 3/6 लिख दिए। फिर इस प्रकार से b1/b2 -k/10 हो गया, और c1/c2 -7/-3 हो गया। अब यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू है इसको नहीं लेना है, जो इक्वल टू वाला है उसको लेंगे, यानी ये दोनों को हम लेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6k हो जाएगा, और यहाँ 3 × 30 हो गया। एंड इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 को नीचे कर दिए, माइनस इधर चला गया, एंड यहाँ पे ये 6 का टेबल में 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी -5, जो कि ये तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था।
तो के का वैल्यू -5 निकला। तो यहाँ पे देखो -5, ये ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। जो सही नहीं है वो तुम्हें चुनना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ए नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। मतलब एक सर्किल में अगर हम कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं तो उसमें उससे हम नंबर ऑफ सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक सर्किल ले लिया। अब इसमें अगर हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो क्या हम इस पॉइंट से नंबर ऑफ सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इससे हम बहुत टाइप के सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक सेकेंड ड्रॉ किया, इसी पॉइंट से देखो हमने यहाँ पे एक सेकेंड ड्रॉ किया, इसी पॉइंट से देखो हमने यहाँ पे एक सेकेंड ड्रॉ किया। तो एक ही पॉइंट से हम बहुत सारे सेकेंड्स को देखो ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि ये जो मेरा पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था जो करेक्ट नहीं है, मतलब जो सही नहीं है वो तुमको बताना है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब सेकेंड में क्या दिया गया है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। मतलब किसी सर्किल पे, जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किल बनाया, तो एक सर्किल किसी सर्किल पे अगर हम कहीं एक जगह पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पर भी सर्किल में कहीं पर भी अगर हम एक पॉइंट लिए, जैसे यहाँ पे लिए या यहाँ पे लिए, तो इस पॉइंट से ना हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से तुम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब इस पॉइंट से तुम दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि हम एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में है कि ए कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल। यानी कि कोई सर्किल है, अगर इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम दो पॉइंट लेते हैं उसको ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो एक लास्ट ऑप्शन बच गया, ऑब्वियसली यही इनकरेक्ट होगा, बट देख लेते हैं क्या ये सच में इनकरेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया कि फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मतलब कोई, जैसे यही एक सर्किल है, यहाँ पर एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अरे भाई, टेंजेंट सर्किल पर पॉइंट हो तब तुम ड्रॉ कर सकते हो। कभी भी सर्किल के अंदर पॉइंट हो ना तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, एक भी नहीं कर सकते हो। जबकि यहाँ दो दो बोल दिया है, तो एक भी टेंजेंट तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो अगर सर्किल के अंदर में पॉइंट हो तो यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सही नहीं था वो तुमको चुनना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4। nth टर्म दिया गया है, यानी कि tn की वैल्यू दी गई है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर ये जो nth टर्म दिया गया था, यानी कि जो tn की वैल्यू दी गई थी, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि d का फॉर्मूला ही होता है ना a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम यहाँ से t1 यानी कि a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म हम पहले फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो n है, n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने n के जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमने n के जगह पे 1 पुट किया। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि t1 की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म जो मेरा निकल गया वो 3 निकल गया। इसी प्रकार से हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म के लिए हमने n के जगह पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी n के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो 7 2 जा 14, 14 में 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि t2 यानी सेकेंड टर्म की जो वैल्यू निकल जाएगी वो 10 निकल जाएगी। इसी प्रकार से हम थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितना भी चाहे उतना टर्म निकाल सकते हैं। तो हम थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए हमने n के जगह पे 3 पुट किया, यहाँ पर भी हमने n के जगह पे 3 पुट कर दिया। 7 3 जा 21, और 21 में 4 घटाएंगे
तो 17 हो जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म यानी T3 की जो वैल्यू निकल गई वो 17 निकल गई हमारी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लिया, यानी एक तरह से कह सकते हो कि तुमने क्या किया, AP फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब AP फॉर्म कर लिए तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला गया था। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो A2 में A1 घटा दो या फिर A3 में A2 घटा दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, इसी वजह से हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस लिख लिया और हमने यहाँ पे A2 में A1 घटा दिया। T2 को हम A2 भी कहते हैं और T1 को हम A1 भी कहते हैं। ठीक है ना, तो T2 में हमने T1 को घटा दिया, तो ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाए तो 10 में 3 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 7। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे देख लो 7 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब कि कोई एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस, और एक स्फेयर है, इसका रेडियस, इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कोन का भी रेडियस और स्फेयर का भी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया गया है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ स्फेयर, दोनों की जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर दी गई थी, इसी को हम यहाँ पे लिख लिए। अब आगे क्वेश्चन है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, तो इसी को हम आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, जो गिवन यहाँ पर दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। तो क्वेश्चन आगे है कि देन द हाइट ऑफ द कोन इज, तो कोन का जो हाइट होगा, कोन का जो हाइट होगा ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये जो एच है ना, इसी एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो तो नीचे में दोनों जगह 3 है, तो नीचे में ये 3 तुम इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हो। इधर उधर दोनों जगह पाई है, तो पाई भी यहाँ से इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r का पावर 2 है, यहाँ पे r का पावर 3 है, यानी कि इधर सिर्फ एक r बच जाएगा। तो यहाँ पे इधर क्या बचा, सिर्फ h बचा, और इधर कितना बचा, 4r बचा। तो इसी को हम नीचे लिख देंगे h = 4r। ठीक है, h = 4r हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब r की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई थी, रेडियस की वैल्यू दी गई थी 5 सेंटीमीटर, इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, रेडियस के जगह पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो r के जगह पे देखो हमने 5 पुट कर दिया, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20। सो इस प्रकार से h का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो हमने हमें हाइट फाइंड करने के लिए बोला गया, तो हमने हाइट यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सो राइट आंसर इसका देखो 20 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन बी में। सो ये ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 5/2 दिया हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पर ये जो दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर ये जो tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना तुम दो तरीके से बना सकते हो। एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो वहाँ से तुम h का वैल्यू फाइंड आउट करके sin थीटा और cos थीटा का जो भी फॉर्मूला होता है P/h और B/h, तो वो वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आसान तरीका हो गया। एक और तरीका है जो कि उस तरीका का हम यूज़ करके यहाँ पे इसको बनाने वाला है, एंड एग्जामिनेशंस में भी तुमको यही तरीका बनाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये tan थीटा का वैल्यू दिया गया था, बट क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पर भी tan थीटा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा है, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा/cos थीटा। तो अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, यहाँ पर भी साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, तब तो साइन थीटा/कॉस थीटा की जगह पे हम tan थीटा लिख सकते हैं। बट अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा के नीचे अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे कट के 1 हो जाएगा, मतलब कि हम यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे भी। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा।
अब चलो हम सबके नीचे कॉस थीटा लगा देते हैं। इसके नीचे भी हमने कॉस थीटा लगाया, इसके नीचे भी हमने कॉस थीटा लगाया, इसके नीचे भी हमने कॉस थीटा लगा दिया और इसके नीचे भी हमने कॉस थीटा लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा का जो फॉर्मूला मैंने बताया टेन थीटा, तो हमने यहाँ पर देखो इसके जगह पे टेन थीटा लिख दिया। यहाँ पर कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होके यहाँ पर वन बचेगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा कैंसिल होके वन बच गया। ठीक है, तो वही वाला वन देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब जो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखो दिया गया था 5/2, इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो टेन थीटा की जगह पे हमने देखो 5/2 जो क्वेश्चन में दिया गया था इसको हम यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पर भी टेन थीटा की जगह पे 5/2 पुट कर दिए। अब ये जो 5/2 और यहाँ पर देखो 4 है, तो ये तो कैंसिल होगा ना 2 बार में, तो ये 2 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी उसी तरह से ये 2 बार में कैंसिल होगा। तो ये 2 5 जा कितना हो गया 10, नीचे भी 2 5 जा कितना हो गया 10, तो यहाँ 10 + 1 बचा, यहाँ पे 10 - 1 बचा, तो इसी को आगे हम लिख देंगे 10 + 1 और 10 - 1, और 10 और 1 11 हो गया, और 10 में 1 घटाएं तो 9 हो गया। तो 11/9 ये मेरा फाइनल आंसर आया। अब देखो ऑप्शन में कहाँ पे है 11/9, ऑप्शन ए में है, सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर एक सर्किल दिया गया है जिसमें यहाँ पर टी पी क्यू, यहाँ पर देखो जो एंगल है टी पी क्यू, यानी ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू दी गई है 110 डिग्री। ओके, तो तुमको यहाँ पे पी ओ क्यू यानी ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। देखो तुमने एक रूल पढ़ा हुआ होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, इतना तो पता ही होगा। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ऑलरेडी 110 डिग्री दिया गया है, पूरा 180 डिग्री होता है। तो अगर हम 180 में इसको घटा दे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना, मतलब 180 में हम 110 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल निकल जाएगा मेरा वो 70 डिग्री निकल जाएगा। ओके, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब ये भी तुमने पढ़ा हुआ होगा कि अगर सर्किल में कहीं पर इस तरह से टेंजेंट बना हुआ हो तो सेंटर से अगर हम उस टेंजेंट को मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट बना, टेंजेंट यहाँ पे खींचा गया था तो यहाँ पे पॉइंट है, सेंटर से हम इसको ज्वाइन किए, तो यहाँ से ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है, ये भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल मेरा 70 डिग्री का है। तो अगर हमें सपोज कि इसका एंगल फाइंड आउट करना होगा तो 90 में अगर हम इस एंगल को निकाल देंगे तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा। 90 में पूरा में से अगर हम इस एंगल को निकाल दे तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा ना, मतलब 90 में हम 70 घटाएंगे तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा। तो 90 में हम क्या कर रहे हैं 70 घटा दे रहे हैं तो मेरा निकल जा रहा है 20 डिग्री, मतलब ये मेरा कितना आ गया 20 डिग्री। अच्छा, एक रूल तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जो रेडियस होता है वो तो इक्वल होता है, तो यहाँ पे OP और OQ ये तो इक्वल है, OP और OQ ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। अगर मान के चलो OP बराबर OQ है तो ऑब्वियसली यहाँ से एंगल P और एंगल Q भी बराबर हो जाएगा, एंगल P और एंगल Q भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने एंगल P की वैल्यू तो 20 डिग्री निकाली थी, हमने यहाँ पे एंगल P की वैल्यू कितनी निकाली 20 डिग्री, तो एंगल Q का भी वैल्यू कितना होगा 20 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यानी ये 20 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा 20 डिग्री का होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों एंगल को जोड़ देंगे और बराबर 180 कर देंगे। तो इसका नाम क्या है POQ, तो हम यहाँ पे एंगल POQ इसको रहने दिए। अब यहाँ पे 20 + 20 कर दिए, 20 + 20 और बराबर हो गया कितना 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़े तो 40 डिग्री हो गया, यहाँ पे एंगल POQ + 40 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हम एंगल POQ निकालेंगे तो ये 40 इस साइड आ जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल POQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये इधर आया तो 40 डिग्री हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 140 डिग्री होगा। यानी कि हमें जो फाइंड करने के लिए बोला गया था POQ 140 डिग्री, ये मेरा
आ चुका है, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू 140 आ चुका है। तो ऑप्शन में देखो क्या कहीं 140 डिग्री दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी में मेरा 140 डिग्री दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ना हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला गया है, जिसमें जो जीरोज है ये यहाँ पर दे दिया गया है। तो सपोज कर लो एक जीरोज हम अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरा जीरोज हम बीटा मान लेते हैं। तो एक वैल्यू अल्फ़ा का हो जाएगा, दूसरा जीरोज बीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू हम -√5/2 ले लिए और बीटा का वैल्यू हम √5/2 ले लिए। अब एक फॉर्मूला याद रख लेना कि यदि अल्फ़ा और बीटा जीरोज हो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला है, याद रख लेना, क्योंकि कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला जाए तो हम इसी फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। अब अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है, जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा है पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को हर जगह पे पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे x छूट गया है तो x यहाँ पे तुम लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे x लगा देना। अच्छा, अब इसको माइनस प्लस माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो गई, 0। इसके जगह पे 0 हो गया, ठीक है। तो 0 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये जो x² है, x² हम नीचे रहने देंगे और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और रूट के अंदर यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो तुमने ये पढ़ा होगा, रूट के अंदर अगर दोनों सेम हो तो रूट हट जाता है, ठीक है। इसे √2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 होगा। इसी प्रकार से √5/2 और √5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 5/2 बचेगा, तो यहाँ पे हम 5/2 लिखेंगे, ठीक है। यानी x² माइनस 5/2 जो आया, इसी को हम यहाँ पे नीचे लिख दिए। अब इसके बाद इसको आगे हम अगर सॉल्व करें तो x² नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दिए। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 के टेबल में 2 बार में आएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2x²। फिर आगे माइनस है, माइनस डाल दिए, ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 1 बार में आएगा, 1 5 जा यहाँ पे हो गया 5 और इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे देखो 0 था ना, तो 2 0 जा 0, मतलब इधर तो 0 हो गया, मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 2x² माइनस 5। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² माइनस 5। अब अगर तुम ऑप्शन देखो तो कहीं पर भी 2x² माइनस 5 नहीं है, बट यहाँ पे अगर ऑप्शन बी में देखो, यहाँ पर 8 है। तो अगर हम 2 को 4 से 8 मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। x² का x² रहने दिए, फिर माइनस है माइनस रहने दिए, और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो देखो ये सेम ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी देख लो, ये और ये सेम आ रहा है ना, 8x² माइनस 20। सो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8x² माइनस 20। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ क्लास इंटरवल दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इसमें से क्या होगा, यही तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले ये पता करना होगा कि मीडियन क्लास इसमें से कौन सा होगा। अब मीडियन क्लास सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए ना पहले तुम्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, यानी कि CF निकालना पड़ता है। अब CF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है इसको जैसे का वैसे उतारना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14। अब फिर इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 14 और 15 टोटल हो जाएगा 29। फिर 29 को 10 से ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 39। फिर 39 में 6 ऐड करो, टोटल कितना हो गया 45। तो यहीं पे देखो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है ये भी यहाँ पर 45 दिया गया है। अब जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा इसको क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर लेना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद लगभग 22.5 आएगा। तो अब तुमको यहाँ पे देखना है कि 22.5 किस नंबर के बाद आ रहा है, तो 22.5 14 के बाद आएगा। तो जो भी नंबर ये यहाँ पर होगा ना, यही तुम्हारा मीडियन क्लास होगा, यानी कि 1 2 3 थर्ड नंबर पर जो आएगा वही तुम्हारा मीडियन क्लास होगा। तो ये हो गया पहला क्लास इंटरवल, ये दूसरा हो गया, तीसरा, तो ये वाला मेरा क्या होगा, क्लास या मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो अब इसमें देखना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है, तो इधर वाला हो गया लोअर लिमिट, इधर वाला हो गया अपर लिमिट। तो तुम्हें अपर लिमिट फाइंड आउट करना था ना, तो अपर लिमिट इधर कितना है 30। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 30। वहीं अगर लोअर लिमिट इसमें फाइंड करने के लिए बोला जाता, क्वेश्चन में यहाँ पे अगर लोअर लिमिट लिखता तब हम आंसर में 20 लिखते, ठीक है, ऑप्शन ए जो रहता उस समय करेक्ट होता। बट यहाँ पे हमें अपर लिमिट फाइंड करने के लिए बोला गया था, सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 30।
चलो आगे अब हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने के लिए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल। यहाँ पर ये जो सर्किल है, इस सर्किल में यहाँ पर ये जो ए बी और सी डी है, यहाँ पर दो कॉर्ड्स दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल बी ओ सी की वैल्यू 80 डिग्री दी गई है, मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू 80 डिग्री दिया गया है। ओ ए बराबर ओ डी यहाँ पर दे दिया गया है, ओ ए और ओ डी ये दोनों इक्वल है। तो ट्रायंगल ओ डी ए और ट्रायंगल ओ बी सी, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ओ डी ए और ओ बी सी, ये दोनों ट्रायंगल इसमें से क्या होगा ये तुमको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना दो थ्योरम का यहाँ पर यूज होगा, जो कि क्लास 10th में ये नहीं है, ये क्लास 9th का थ्योरम का यहाँ पर यूज किया गया है। क्लास 9th के सर्किल में तुमने दो थ्योरम पढ़े हुए होंगे, उसी दो थ्योरम का यहाँ पर यूज है। पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इंटरसेक्ट देन, अगर कोई एक सर्किल हो उसमें दो कॉर्ड्स इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया था ना कि ये ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड्स है जो कि इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करता हो तो याद रख लेना कि ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल होता है ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी के। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करता हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और बाकी का दोनों ये जो कॉर्ड्स होगा ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये क्लास 9th के थ्योरम में दिया हुआ है जो कि तुमको याद रखने होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है इस थ्योरम का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया था कि ओ ए बराबर है ओ डी का। यहाँ देखो ये जो ओ ए है और ये जो ओ डी है ये बराबर है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि क्या बच गया? ओ बी बराबर ओ सी सिर्फ बच जाएगा, तो इसी को हम यहाँ पे नीचे लिख दिए। ठीक है, यानी ओ बी बराबर ओ सी हो गया है। देखो ओ बी और ओ सी ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, सिंगल है इसी वजह से इसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, ओ बी और ओ सी ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऑप्शन ए में दे दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भाई ये दो साइड्स जब बराबर होता है ना तो वो इक्विलेटरल नहीं बल्कि वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो यहाँ से नहीं होने वाला है। ठीक है, या तो ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या फिर देख लेते हैं डी हो रहा है या नहीं। अब आगे यहाँ पर एक थ्योरम और हम यूज़ करेंगे, ये भी तुमने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ होगा। कौन सा थ्योरम है सर? देखो यहाँ पर ए सी क्या है? ये एक आर्क है। अब इस आर्क को लेकर देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसी सेम आर्क से देखो यहाँ पर एक और एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है। तो थ्योरम ये है कि अगर सेम आर्क हो और सर्किल पर अगर एंगल बना रहा हो तो ये एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। यानी थ्योरम ये है कि एंगल मेड ऑन अ सर्किल बाय सेम आर्क इक्वल एंगल्स। अगर सेम आर्क हो, इसमें सेम आर्क AC था, यहाँ से जितना भी ये एंगल बनाएगा वो एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ये जो ODA है और एंगल OBC है ये इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो BD भी आर्क है, तो BD को भी लेकर तो यहाँ एंगल बना रहा है और यहाँ पर भी BD सेम आर्क है, यहाँ से भी ये वाला जो है एंगल बना रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है ना, ये देखो BD से ये सेम, तो क्या ये दोनों भी बराबर होगा? बिल्कुल, ये दोनों भी बराबर तुम कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये दोनों भी बराबर तुम कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर गिवन क्या दिया गया था कि एंगल BOC की वैल्यू 80 डिग्री है। BOC यानी इसका जो वैल्यू है ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको भी 80 डिग्री तो कर सकते हो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर सकते हो। मतलब कि ये एंगल इक्वल हो गया और हमने अभी क्या देखा कि ये एंगल भी इक्वल था और ये एंगल भी इक्वल था। मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब तुम सिमिलर कह सकते हो। तुम चाहे इसमें ए क्रिटेरिया लगाओ या फिर ए क्रिटेरिया लगा के इसको तुम सिमिलर भी कह सकते हो। मतलब ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर हो गया ए क्रिटेरिया से या फिर ए क्रिटेरिया से। ठीक है, तो सिमिलर हो गया। आइसोस्केलेस रूप पहले से था, मैंने पहले तुमको बता दिया था कि आइसोस्केलेस है, तो आइसोस्केलेस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये सिमिलर होगा। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी।
इसमें दे दिया है नॉट सिमिलर, आइसोस्केलोस है बट नॉट सिमिलर है, तो सिमिलर है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें भी नॉट सिमिलर दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका रूट्स इनमें से क्या होगा, यही तुम्हें बताना है। देखो रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये b क्या है, तो x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर कोई नंबर दिख नहीं रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो b के जगह पे हमने 1 लिया, स्क्वायर था स्क्वायर रहने दिए, माइनस है माइनस रहने दिए, 4 का 4 यहाँ पे रहने दिए। a यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो इसका भी यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पर भी 1 लिख दिया। और c यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -1 है, तो हम c के जगह पे -1 ले लिए, ठीक है। ये हो गया a का वैल्यू, इसका कॉफिशिएंट b का वैल्यू और ये कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस 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 मिलके प्लस हो गया और 4 1 जा 4 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 5 आ गया। अच्छा, अब तुमने ना एक रूल पढ़ी होगी कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो जो रूट्स होता है वो रियल और अनइक्वल होता है। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो जो रूट्स होता है रियल और इक्वल होता है, और d की वैल्यू अगर 0 से कम आए तो नो रियल रूट्स होता है। यहाँ पे जो d का वैल्यू आया ये तो 0 से बड़ा आया, तो 0 से जब बड़ा आया यानी कि ये जो रूट्स होगा इसका ये रियल और डिस्टिंक्ट होगा। 0 से बड़ा आया दैट मीन्स कि रियल और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट को हम अनइक्वल भी जैसे कि मैंने कहा कहते हैं। वही अगर 0 आ जाता तो रियल और इक्वल होता, अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो नो रियल रूट्स होता, ठीक है। तो यहाँ पर d का वैल्यू 0 से बड़ा आया, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में एक दिया गया है नॉट रियल, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि रूट्स तो रियल आ गया, ठीक है, रूट्स तो रियल है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है कि रियल और इक्वल, तो 0 तो d का वैल्यू आया नहीं, यानी कि जो रूट्स होगा रियल तो होगा बट इक्वल तो होगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन मेरा यहाँ से खत्म हो गया। अब सवाल ये आ गया कि जो रूट्स है ये रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल और डिस्टिंक्ट है या फिर इरेशनल और डिस्टिंक्ट है या फिर रेशनल और डिस्टिंक्ट है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले रूट्स निकाल कर देखना होगा। तो सर ये रूट्स अब हम कैसे निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए ये वाला एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये कि तो ये तुम्हें याद रहनी चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर हम d भी लिख सकते हैं, और बाई 2a। तो यहाँ पर देखो माइनस है माइनस रहने दिए, b का वैल्यू मैंने ऊपर में ही बताया था, x का कॉफिशिएंट b का वैल्यू होता है तो 1 रहने दिए, प्लस माइनस जो था यहाँ पे रहने दिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हमने यहाँ 5 निकाली थी ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे जो 5 वैल्यू निकाले हुए थे इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, और 2 का 2 रहने दिए, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। आप देखो 2 1 जा 2, नीचे तो 2 का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रूट में है और 5 का रूट टूटेगा ही नहीं, 5 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं है ना, यानी कि ये सॉल्व करने के बाद इतना ही होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि इसका जो रूट्स निकला, हम क्या निकाल रहे थे, रूट्स निकाल रहे थे, तो जो रूट्स निकला ये क्या निकला, इरेशनल निकला, ठीक है। तो इरेशनल हो जाएगा, और डिस्टिंक्ट तो हम जान ही रहे थे पहले से था ही, तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, तो तुम्हें यहाँ पर 3 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जो भी यहाँ पे फाइंड करना था इसी को लिख लिए, 3 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब पहले यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ पे 3 का 3 रहने दिया, tan है tan भी रहने दिए, और थीटा की वैल्यू जो क्वेश्चन में 30 डिग्री देखो दिया गया था, इसी 30 डिग्री को हम थीटा के जगह पे देखो पुट कर दिए हैं, ठीक है।
अब इसके बाद 3 का 3 हम रहने दिए और tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो तुमने इस टेबल को याद किया ही होगा। अगर किया होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो इस वजह से हमने यहाँ पे tan 30 डिग्री की जगह पे 1/√3 लिख दिया है। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 जा 3 और नीचे √3 का √3 रह जाएगा। यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3/√3। तो ऑप्शन में देखो कहाँ पर है 3/√3, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है 3/√3। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर इज 396/7। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की वैल्यू दी गई है। तो जो भी यहाँ पे गिवन दिया गया है इसी को हम नीचे यहाँ पे लिख ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का वैल्यू दिया गया था, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे ये जो 396/7 था इसको हम यहाँ पे रहने दिए। अच्छा, यहाँ पे पाई की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। बाकी यहाँ पे सारा जैसे का वैसे यहाँ पे रहने दिए। अब देखो इक्वल टू के इधर भी नीचे 7 है और इधर भी नीचे 7 है, तो इस वजह से नीचे नीचे जो 7 था इसको हम कैंसिल कर दिए। अब यहाँ से हमें आर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 और 7 तो कट गया था ना, ऊपर में 3 चला जाएगा, जो नीचे 3 है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर में ये 2 और 22 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7 दोनों कट गया। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 2 का टेबल में ये कटेगा कितने बार में 198 बार में। फिर 2 के टेबल में फिर से ये दोनों कट जाएगा, ये 11 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 99 बार में। 11 के टेबल में फिर से 99 कट जाएगा, ये 9 बार में। 11 9 जा 99 होता है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 9 और 3 बचा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो आर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 27। अच्छा, 27 किसका क्यूब है 3 का। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हम यहाँ पे 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का पावर 3 मतलब 27 होगा। तो यहाँ से ये पावर 3, ये पावर 3 और ये पावर 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो आर का वैल्यू सिंपली 3 निकल गया। ठीक है, हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया था? फाइंड करने के लिए बोला गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो वही हम यहाँ पे लिख दिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे 3 का 3 रहने देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे और आर स्क्वायर। तो आर का जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया 3, इसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 3 आर के जगह पे 3 पुट किए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी कैंसिल तो हो नहीं रहा है। 7 के टेबल में यहाँ से ऊपर में से कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी आएगा उसके आंसर को 3 3 जा 9 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में तो लगभग आ जाएगा 594 और नीचे 7 का 7 हम रहने देंगे। तो ऑप्शन में कहीं पे देखो 594/7 कहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, 594/7 यहाँ पे है। सो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि इन अ बैग कॉन्टेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग में टोटल 24 बॉल्स हैं, जिसमें से 4 ब्लू बॉल है, 11 ग्रीन बॉल है और बाकी जो बच गया ना वो वाइट बॉल है। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 24, जिसमें से 4 ब्लू बॉल है और 11 ग्रीन बॉल है। तो वाइट बॉल कितनी होगी पहले ही हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की बात करें तो ये था 24। तो वाइट बॉल कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में ब्लू और ग्रीन बॉल्स को अगर हम निकाल दे तो बैग में सिर्फ वाइट बॉल ही ना बचेगा। मतलब कि इन दोनों को जोड़ के हम 24 से घटा देंगे तो वाइट बॉल निकल जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इक्वल टू 24 माइनस इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दिए। तो दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लिए तो 15 आया। अब 24 में 15 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना मेरा निकल गया 9। तो क्वेश्चन में यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज़ वाइट इन कलर। तो ये जो वाइट बॉल्स हमने निकाली है इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम प्रोबेबिलिटी लिख लिए। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वाइट बॉल की, तो लिख दिए ऑफ गेटिंग वाइट बॉल।
और वाइट बॉल टोटल कितना था 9 था, तो ऊपर लिख लेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आएगा उसको हम नीचे लिख लेंगे। अब बस यहाँ पे जो भी कैंसिल होगा कैंसिल कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ये बच गया 3/8, तो नीचे बस हम वही लिख देंगे 3/8, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो 3/8 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो ये राइट आंसर होगा। तो चलो आगे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 इज। देखो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो इस कोऑर्डिनेट से, तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट होगा जब लाइज होगा तो ऑब्वियसली एक पॉइंट बनेगा। तो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस में हम इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट्स को ले कि वो सबसे नियरेस्ट में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको और अच्छे से हम यहाँ पे समझते हैं। देखो -4 और -5 यहाँ पे कहाँ पे प्लॉट होगा, तो यहाँ पे ये देखो -4 है, यहाँ पे -5 है, तो लगभग इधर पर ये पॉइंट जो है लाइज करेगा, ठीक है, -4 और -5। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही दिया गया था कि इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस में हम इनमें से कौन सा पॉइंट ले, कौन सा इसमें से कोऑर्डिनेट ले कि वो सबसे नियरेस्ट लाइज होगा, सबसे नियरेस्ट में आएगा। अब जैसे अगर हम 0 0 की बात करें, 0 0 कहाँ लाइज करेगा, यहाँ पर। -4 और 0 की बात करें तो ये कहाँ पे लाइज करेगा, यहाँ पर। -5 और 0 की बात करें तो ये यहाँ पर लाइज करेगा। और √41 और 0, देखो √41 6 6 जा 36 होगा, तो 6 के बाद ही लाइज करेगा, लगभग इधर लाइज करेगा, ठीक है। तो अब सोचो कि इसमें सबसे नियरेस्ट पॉइंट यहाँ से कौन सा होगा, सबसे नियरेस्ट में लाइन कहाँ पे बनेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आया था, तो यहाँ से यहाँ इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से यहाँ पे सेकेंड पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि -4 और 0 था। फिर थर्ड वाला -5 और 0 यहाँ पे हुआ था, तो इसको हम यहाँ से इसे ज्वाइन कर लिए, और ये जो पॉइंट बच गया इसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिए। आप जरा सोचो कि इसमें से सबसे छोटा लाइन तुम्हें कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ये तो भाई सबसे बड़ा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा लाइन तो यही है ना। तो जो सबसे छोटा लाइन होगा तो यहाँ पर जो भी पॉइंट बना यही सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा। यानी ऑब्वियसली ये जो कोऑर्डिनेट था ये कितना था, -4 और 0, तो यही मेरा राइट आंसर होगा, -4 और 0। अब अगर तुम्हें यही क्वेश्चन मान के चलो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ देता, तब क्या करते? तब तुम इस तरह से नहीं बना सकते थे। ये मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। इसको बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ता कि इसका और इसका तुमको डिस्टेंस फार्मूला लेके डिस्टेंस निकालना पड़ता, फिर इन दोनों को लेके डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालते, फिर इन दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालते, फिर इन दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालते। तो होता क्या, इससे तुम्हारा प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी डिस्टेंस फार्मूला से जो भी डिस्टेंस निकलता, डिस्टेंस फार्मूला पता ही होगा, ये होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए जो भी डिस्टेंस निकलता चारों का देख लेते उसमें सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाता उसी पॉइंट से लेकर। तो यहाँ पर सबसे छोटा लाइन मेरा ये आया, तो यहाँ से जो राइट आंसर था मेरा ये ऑप्शन नंबर बी -4 और 0 होगा, ठीक है। 16 नंबर में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। इसमें से कौन सा मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है डेटा का। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम इनमें से किसका फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। मिडिल टर्म निकालने के लिए तुमने पढ़ा हुआ होगा, मीडियन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मीडियन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है जो कि 1:2 में ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा इनमें से होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमने वाई एक्सिस लिया, तो ये जो कोऑर्डिनेट है किधर लाइज होगा, लगभग इधर लाइज हो जाएगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है दोनों प्लस में इधर लाइज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स आया, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ये 1:2 में डिवाइड है। सपोज कि ये 1:2 में डिवाइड है, तो क्वेश्चन यही है कि एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से ये 1:2 में डिवाइड होगा, बस यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट बनता है वो कितना बनता है, x और 0 बनता है, ठीक है। x और 0 बनता है एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, यानी y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो y की वैल्यू 3 दी गई है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी y की वैल्यू दी गई है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। अब सवाल आ गया कि सर हम कैसे पहचाने।
देखो तुम्हें ये वाला पॉइंट निकालना है, तो जब भी पॉइंट निकालना रहता है ना तो हम वहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होता तो फिर हम इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट निकालना है तो हम सेक्शन फार्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला ये वाला होता है, लोग अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं, कोई M1 M2 को लेकर लिखता है, कोई M2 को इधर कर देता है, X1 को इधर रखता है, मतलब अपने तरीके से लोग अलग अलग तरीके से सेक्शन फार्मूला को लिखते हैं, लेकिन जो ज़्यादा आसान तरीका है वो यही है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला को हमने कुछ इस प्रकार से ले लिया, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन। अब यहाँ पे m और n क्या है, तो ये रेशियो है, ये हम m की वैल्यू ले लेंगे और 2 को हम n का वैल्यू लेंगे। ठीक है, और x2 और x1 क्या हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और y2। ठीक है, तो वही चीज़ हम सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, m n x1 x2 और यहाँ पर भी y1 y2 और mn के जगह पे mn पुट करेंगे। ठीक है, चलो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट से निकालना था, इस वजह से हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो ले लिया है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट बनेगा वो एक्स और 0 बनेगा, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब देखो m के जगह पे m का वैल्यू हमने जैसे बताया था कि ये m का वैल्यू होगा, ये n का होगा, तो m के जगह देखो हमने 1 ले लिया। और x2 के लिए मैंने ये बताया था 5 हो गया, यहाँ पर आगे प्लस है, प्लस दे दिए। n का वैल्यू ये वाला हो गया 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और x1 का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, और नीचे m प्लस एन होता है फॉर्मूला में, m प्लस एन, तो m और n यही था ना, इन दोनों को प्लस करके लिख दिए। सिंपली सेम उसी तरह से यहाँ पे y2 है, तो m का वैल्यू 1 था, 1 रहने दिए। y2 की वैल्यू देखो, ये y1 है, ये y2 है, तो y2 की वैल्यू 6 है, फिर आगे प्लस है, प्लस रहने दिए। n की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 है, 2 ले लिए। और y1 की वैल्यू देखो यहाँ पे -3 है, -3 ले लिए। और नीचे m प्लस एन होता है, तो m और n यही था ना, 1 + 2 कर दिए। अब बस सिंपली से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये जैसे का वैसे उतार देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर उसी तरह से 6 1 जा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 हो गया। और यहाँ पर भी दोनों को जोड़े तो 3 आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो ये वाला जैसे का वैसे रहने देंगे, और इसको जोड़ के जो आया यहाँ पे लिख दिया 9, और नीचे 3 आया, 3 रहने दिए। अच्छा, 6 में 6 घटा दिए तो देखो 0 आ गया, यहाँ पे 0 लिख लिए। अच्छा, अब यहाँ से जो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0/3 का वैल्यू तो 0 होगा ना, ये तो 0 होगा। और ये काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट मेरा क्या आया, 3 और 0। तो बस यही चीज़ हम नीचे लिख देंगे, x0 का क्या आया, 3 0। तो बस यही कोऑर्डिनेट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कहीं देखो 3 0 है, बिल्कुल ये ऑप्शन तुम्हारा नंबर सी जो है तुम्हारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये और ये पहले ही कट गया था, मैंने जैसे कहा था कि या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा, तो सी वाला आया 3 0, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। देखो, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 को अब हम समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया गया है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है रेड फेस कार्ड का। तो पहले ये पता होना चाहिए कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होता है 12, जिसमें से 4 जैक होता है, 4 क्वीन होता है और 4 किंग होता है, इतना तो पता होगा। अब इस 4 में से 2 रेड फेस कार्ड होगा, यहाँ से भी 2 रेड फेस कार्ड होगा और यहाँ से भी 2 रेड फेस कार्ड होगा, और 2 करके ब्लैक भी होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितना हो गया, तो इसको प्लस कर देंगे, 2 4 6। तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितना हो गया, 6। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, एक ताश की पत्ती में टोटल कितना कार्ड्स होता है, 52 कार्ड्स होता है ना। अब बस इसको कैंसिल करना है, ये किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 3 बार में आ जाएगा, और ये 2 के टेबल में 26 बार में आएगा। सो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो 3/26 निकलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकल गया गेटिंग रेड फेस कार्ड का। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो 3/26 कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में। सो ये ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर असर्शन में दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और इवन नेचुरल नंबर तुम्हें पता ही होगा जो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है, जैसे कि 2 है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ठीक है, सब सारे 2 के टेबल में आते हैं ना। तो यदि हम 2 लगातार इवन नंबर ले, जैसे 4 और 6, ये 2 लगातार इवन नंबर है
है ना? अगर तुम इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकाल के देख लेना, इसका एचसीएफ 2 ही निकलेगा, ठीक है? बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम एक और लगातार इवन नेचुरल नंबर ले लेते हैं 10 और 12, ठीक है? तो अगर तुम इसका भी एचसीएफ निकालोगे, तो इसका भी एचसीएफ 2 ही निकलेगा, निकाल के देख लेना। एचसीएफ तो निकालने आता ही होगा ना, काफ़ी आसान है। और भी तुम कोई भी अगर एग्ज़ाम्पल लेते हो, 2 लगातार इवन नेचुरल नंबर का, जैसे 16 और 19, तो इसका भी एचसीएफ जो होगा ना वो 2 ही निकलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी 2 लगातार इवन नेचुरल नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 2 ही होता है। मतलब कि जो असर्शन है ये मेरा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है? सो इस वज़ह से हमने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। अब अगर हम रीज़न की बात करें, तो रीज़न में क्या दिया गया है कि इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जो इवन नेचुरल नंबर्स होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल सही है। ये सब सारे इवन नंबर ही थे ना, ये सब सारे इवन नंबर थे, ये सब सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं। एंड इवन नंबर का डेफिनिशन भी यही होता है कि जो 2 के टेबल में आता है। तो बिल्कुल जो रीज़न है ये भी ट्रू दिया गया है, मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। बट अगर तुम एक चीज़ पे ध्यान दो, तो रीज़न में यहाँ पर भी कहीं पर एससीएफ की बात नहीं की गई है। असर्शन में एससीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट रीज़न में एससीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। मतलब कि यहाँ पर रीज़न ट्रू तो है, बट असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है? ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर असर्शन में दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ। जो रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल है ये रिड्यूस होके हाफ हो जा रही है। अब इसको समझने के लिए हम पहले यहाँ पे 2 सर्किल का डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हें पता होगा, ये होता है सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ठीक है? ये भी यहाँ से ये हो गया सेक्टर ऑफ ए सर्किल। और रेडियस पता है, ये दोनों रेडियस है, यहाँ पे ये दोनों रेडियस है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम मान के चलो इसका रेडियस r लेते हैं, ठीक है? अब मान के चलो इसका रेडियस हम r लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है कि रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ। अगर रेडियस आधा r है तो इसका आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ये मतलब कि यहाँ पे r/2 हो जा रहा है, ठीक है? तो इसी प्रकार से अगर हम रेडियस सपोज़ करो कि यहाँ पे हम 4 ले लिए, तो इसका आधा कर लो, 4 का आधा ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये 10 रहता तो ये 5 हो जाता, ठीक है? रेडियस आधा हो जा रहा है एंड एंगल इज़ डबल्ड, ठीक है? यहाँ पे ऊपर में देखो लिखा हुआ है एंगल इज़ डबल्ड। जो एंगल है, एंगल यहाँ पर ये हो गया, यहाँ इसके लिए एंगल ये हो गया। तो एंगल डबल हो जा रहा है। अगर इसका एंगल हम 40 डिग्री लिए तो इसका जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डबल कर दो 40 का 80 हो जाएगा। मतलब डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आधा के लिए क्या करेंगे? 2 का टेबल में काट देंगे। जैसे 4 का आधा करने के लिए हम 2 के टेबल में 4 काट दिए, 2 बार में आ गया। इसका डबल करने के लिए 2 से 4 को 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 हो गया। ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक क्या था? कि रेडियस आधा हो जा रहा है और जो एंगल है ये डबल हो जा रहा है। जब ऐसा होता है तो दिया गया है कि देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम होगा। तो सेम होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें इन दोनों का पेरीमीटर निकाल के देखना होगा। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? हम सारे साइड्स को प्लस करते हैं। इसको प्लस करेंगे और इस लेंथ को प्लस करेंगे, ठीक है? तीनों को प्लस कर देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है? तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 4 होगा। तो 4 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है? तो यहाँ से हमने इन दोनों को जोड़ के 8 निकाल लिया। अब इसके बाद देखो ये क्या है? सर्किल का आर्क है और आर्क ऑफ ए सर्किल यानी या फिर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्किल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला का अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? 2 पाई r के जगह पे यहाँ पे r की वैल्यू ले लिए 4 और थीटा के जगह पे थीटा का वैल्यू ले लिए 40 और बाई 360 डिग्री हो गया। यहाँ से ये देखो ये 0 और ये 0, ये दोनों 0 कैंसल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। हालाँकि और भी यहाँ पे काट सकते थे बट हमने यहाँ पे इसको नहीं काटा है। इसको हम ऐसे ही रहने दिए, 8 का 8 रहने दिए, प्लस रहने दिए और सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, पाई का पाई रह गया। 0 तो कैंसल हो गया था, ठीक है? और यहाँ से भी 0 कैंसल हो गया था, यहाँ पे 36 हो गया। इसको हम यहाँ चाहे तो काट भी सकते थे बट हमने यहाँ पे नहीं काटा हुआ है, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम इसका भी पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका रेडियस, इसका जो वैल्यू है ये 2 है, ये भी रेडियस है, इसका भी वैल्यू 2 होगा, 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है?
एंड यहाँ पर भी हम इस लेंथ, इस आर्क का लेंथ निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 हो गया, पाई आर के जगह पे इसमें 2 डाल दिए, थीटा की जगह पे 80 डिग्री है और बाई 360 हो गया। यहाँ से भी हम 0 और 0 को काट देंगे। ठीक है, ये 0 और ये 0 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32। तो ऊपर में यहाँ पर भी 32 बचा, पाई या पाई रहने दिए और 36 रहने दिए, तो 0 कैंसिल हो गया था। ठीक है? अब देखो, क्या ये दोनों क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि दोनों की जो पैरामीटर होगी वो सेम होगी, ठीक है? तो क्या इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर सेम है? अब तुम बोलोगे सर ये तो पूरी तरह सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी तुम समझ सकते हो, यहाँ पर देखो 32 पाई बाई 36, 32 पाई बाई 36, ये दोनों तो सेम हो गया ना, मतलब कि ये ज़्यादा है और ये कम है। अगर ये दोनों में 8-8 या दोनों में 4-4 रहता तब पैरामीटर सेम होता, ठीक है? क्योंकि इधर वाला सेम है, बट ये तो कम है और ये ज़्यादा है, मतलब पैरामीटर सेम नहीं होगा, मतलब कि जो मेरा असर्शन दिया गया है, ये फ़ॉल्स दिया गया है। समझ में आ गया? असर्शन मेरा फ़ॉल्स दिया गया है। अब रीज़न देखो, रीज़न में यहाँ पे है द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। मतलब ये तुम्हारा लेंथ ऑफ द आर्क का फ़ॉर्मूला दिया गया है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फ़ॉर्मूला क्या ये होता है? देखो, लेंथ ऑफ द आर्क का फ़ॉर्मूला मैंने क्या बताया, ये होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं 2 के टेबल में, ये 180 बार में कट जाएगा ना, ये 180 बार में कट जाएगा। तो यहाँ देखो पाई आर थीटा बाई 180 आ जाएगा, तो पाई आर थीटा बाई 180 बिल्कुल सही है, मतलब रीज़न मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम ट्रू ले लेते हैं, मतलब कि असर्शन फॉल्स और रीज़न मेरा ट्रू आया। सो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा होगा, जो असर्शन है देखो यहाँ पे फॉल्स है और जो रीज़न है ये तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एग्जामिनेशंस में इस तरह का क्वेश्चन आए और करके, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना, दोनों मत बना देना, ठीक है ना? तो चलो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें पहले इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर करना होगा, तब तो हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 480 और 720 का, इन दोनों का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, 480 का हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और 720 का हमने यहाँ कुछ इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। और जो भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर करके आया, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इधर हम लिख लेते हैं। ठीक है, 480 का यहाँ पे जो भी आया, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए। 2 देखो 5 बार होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 5 हो गया, 3 और 5 है, यहाँ पे हमने 3 और 5 लिख दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 720 का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स को। यहाँ पे देखो 2 जो होगा 4 बार होगा, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 हो गया, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 हो गया और एक 5 है, 5 यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 4 है, तो इसमें से जो छोटा पावर होगा वही लेना है। इसे 2 का पावर 4 इससे छोटा है ना, तो इस पावर को लेना है एचसीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं इन दोनों का, तो इन दोनों नंबर को यहाँ पे लिख लिए और जो छोटा पावर होगा हम इसको यहाँ पे ले लिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, 3 का पावर यहाँ पे 2 है, तो छोटा पावर 1 हुआ ना, तो 3 यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे 5 5 मिल गया, तो इसको हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब इसको हम सारा को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का पावर 4 कहने का मतलब क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, 16 आया, 16 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो भी आंसर आएगा 16 3 जा 48 हो जाएगा, और 48 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम एचसीएफ निकाल लिए। सेम इसी प्रकार से हम अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए इसमें से जो बड़ा पावर होगा वो लेंगे। ठीक है, जैसे 2 का पावर 5 और 2 का पावर 4 में से जो बड़ा पावर है, 2 का पावर 5 है, तो हमने यहाँ पे 2 का पावर 5 लिया। यहाँ पे देखो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, बड़ा पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 लिए और बच गया ये 5 5, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया। अब सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का पावर 5 करने का मतलब क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 2 जा 32। ठीक है, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। फिर 32 को 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जो आंसर आएगा 5 से करना, करोगे तो सारा मल्टीप्लाई करने के बाद 1440 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया है, जो कि यहाँ पे हमें वही फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, सीबीएसई वालों ने मिसप्रिंट कर लिया, यहाँ पे बी होगा। चलो इस क्वेश्चन को अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं।
अब देखो इस क्वेश्चन में 85 और 238 के एचसीएफ को कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया है। तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा और एचसीएफ को इस फॉर्म में भी तो एक्सप्रेस किया गया है ना, मतलब कि दोनों इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर देना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें वही एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो पहला काम है इन दोनों का एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ निकालने के लिए फिर से इन दोनों का फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पे हम 85 का फैक्टर कर लिए और इधर फिर हम 238 का फैक्टर कर लिया। अब जो भी फैक्टर करके आया इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 85 का 5 मल्टीप्लाई 17 हो गया और 238 का 2 7 और यहाँ पे 17 हो गया। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए जो भी मिलेगा उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे 17 और 17 मिल गया, यानी कि जो एचसीएफ निकलेगा वो 17 निकल जाएगा। तो वही हम एचसीएफ यहाँ पे 17 निकाल लिए। और एचसीएफ को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करके लिखा गया था ना, तो इस वजह से देखो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये जो एचसीएफ मेरा आया इसको हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो 85m यहाँ पे होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85m होगा, माइनस 238 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके प्लस हो गया, 17 का 17 रहने दिए, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 855 आएगा और 85 को अब इसके नीचे कर देंगे। ठीक है, इसको सिंपली कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद 85 के टेबल में ये जो 255 है 3 बार में आ जाएगा। तो यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था m का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो जो m की वैल्यू है ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 2 डाइस आर रोल टुगेदर वेयरिंग नंबर्स। देखो ऐसे जो डाइस होता है, डाइस में नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डाइस में नंबर्स नहीं दिया गया है, बल्कि 4 6 7 9 11 और 12 दिया गया है। यहाँ पर भी 6 नंबर ही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 6 7 9 11 और 12 दिया गया है। तो तुम्हें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट एक ऑड नंबर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो ऑड होता है, जितना भी ऑड होगा उसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सर हम कैसे निकालेंगे? तो देखो डाइस में यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। तो अगर डाइस एक बार फेंका जाता तब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 होता, बट यहाँ पे देखो डाइस को 2 बार फेंका गया है ना, तो इस वजह से 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखो यहाँ पे निकल जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया था कि दो नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कब होता है, मतलब ऑड नंबर कब आता है, कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर आता है। तो अगर हम दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट लेंगे ना तब भी ऑड होगा। अगर तुम इवन ऑड लोगे या इवन इवन लोगे तो उसका प्रोडक्ट ऑड नहीं होगा, तो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ही ऑड होगा। सो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि फॉर अ प्रोडक्ट टू बी ऑड बोथ द नंबर्स शुड बी ऑड, दोनों नंबर ऑड ही होना चाहिए। तो इसी वजह से देखो हमने जो फेवरेबल आउटकम्स लिए हुए हैं, यहाँ पे दोनों नंबर देखो हमने ऑड लिया, यहाँ पर भी हमने दोनों नंबर ऑड लिया है। अच्छा, ये दोनों नंबर हमने कैसे लिया? देखो यहाँ से तुम देखोगे कि 4 6 और 12 ये तो इवन है, तो बच गया 7 9 और 11। तो यहाँ पे एक बार हमने 7 7 ले लिया, फिर यहाँ पे देखो एक बार 7 9 लिया, फिर 7 और 11 लिया, क्योंकि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑड होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑड होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑड होगा। आ रहा है ना? तो इसी तरह से तुम्हें पहले इस तरह से सारा फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लोगे ये तो ईजी है। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? तो यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो रहा है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 लिख लिया। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो हमने 36 निकाल लिया था पहले ही। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना था प्रोडक्ट जो कि ऑड हो। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो ऑड था वो 9 था, ऊपर 9 लिख दिए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 था, नीचे 36 लिख दिए। 9 के टेबल 36 4 बार में आता है, इसको काट दिए तो यहाँ पे 1/4 आंसर आ गया है। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, बी नंबर को। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स हैव द 100 डिजिट 8 एंड अ यूनिट डिजिट 5। यहाँ पे बोला गया है कि 3 डिजिट्स का सबसे पहले नंबर का बात किया गया है। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। टोटल 3 डिजिट नंबर
देखो 1 से लेकर 99 तक, ये तो 99 नंबर, ये टोटल कितना हो गया, ये 99 नंबर हो गया जो कि ये 2 डिजिट का होता है, ठीक है। बाकी 100 तो 3 डिजिट होता है। और इसके बाद जो 1000 होता है, 1000 ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। यहाँ पे टोटल 99 नंबर हो गया और ये हो गया एक 100। मतलब टोटल हो गया 100 नंबर ऐसे होते हैं जो कि 1 से 1000 तक के बीच में 3 डिजिट के नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1000 में 100 घटा दो, टोटल कितने 3 डिजिट के नंबर निकल जाएंगे, 900। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितना निकलेगा, 900। टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, 900। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया था कि 100 डिजिट में 8 होना चाहिए और यूनिट डिजिट में 5 होना चाहिए, ठीक है भाई, कर देते हैं। जो ये 3 डिजिट नंबर है इसमें क्या करो, 100th डिजिट में 8 कर दो, जितने भी 3 डिजिट नंबर होंगे उसमें 100 डिजिट पे 8 कर दो और यूनिट डिजिट पे 5 कर दो। तो यहाँ पे देखो 100 डिजिट पे हमने 8 कर दिया, 1 टेंस 100, ठीक है, यहाँ पे 8 कर दिया और यूनिट, ये यूनिट डिजिट हुआ, इसमें 5 कर दिया। अब 805 के बाद यहाँ पे देखो फिर से हमने यूनिट डिजिट पे 8 कर दिया, मतलब सॉरी 100 डिजिट पे 8 कर दिया, यूनिट डिजिट पे हमने 5 कर दिया। एंड इसी तरह से देखो यहाँ पे 10 10 करके बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ 15 हुआ, फिर 25 होगा, फिर 35 होगा, फिर 45 होगा। एंड इस तरह से लास्ट में 895 तक ये जाएगा। तो अगर तुम टोटल नंबर निकालोगे 5 15 25 ऐसे कर करके, तो टोटल जो तुम्हारा नंबर निकलेगा, नंबर ऑफ वो फेवरेबल आउटकम्स निकल जाएगा, वो टोटल 10 होगा। तुम काउंट कर लेना, इससे 5 15 25 35 45 ऐसे ऐसे करके काउंट करोगे 95 तक, तो टोटल 10 नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग वन सच नंबर लिख दिए। नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स मेरा आया था 10, इसको ऊपर लिख दिए और टोटल नंबर जो 3 डिजिट का था 900, इसको नीचे लिख लिया। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/90 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो 23 है इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री और सेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है यहाँ पे पुट करना होगा और सिंपली सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 का 2 रहने दिए, बीच में कोई साइन है नहीं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। इसके बाद है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2 और इसमें स्क्वायर है तो इसका हम इस तरह से स्क्वायर भी कर देंगे। फिर आगे माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिए। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, स्क्वायर है तो इसका भी हम इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। फिर बाई है तो हम यहाँ पे इस तरह से बाई कर लेते हैं। इसके बाद है सेक 45 डिग्री। तो देखो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का कितना हो जाएगा, √2। तो सेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है √2 होता है, तो इसके जगह पे हम √2 पुट करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर हम इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये 2 है, 2 रहने दो। √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, ठीक है, मतलब रूट हट जाता है। नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस है माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर फिर से 3 हो गया, ठीक है। नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √2, रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये और ये तो कट रहा है ना, तो इसको काट सकते हैं, 2 2 जा 4 बार में। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3/2 माइनस यहाँ पे हो गया 1/3 और नीचे में नीचे में यहाँ पे 2 बचा था, इसको हम 2 को 2 रहने देंगे। अब अच्छा यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। 2 3 जा ये 6 हो गया, ये 3 बार में आएगा, 3 3 जा ये 9 हो गया, माइनस है माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया। सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, नीचे 2 का 2 रहने दिए, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा तो 6 2 जा 12 नीचे हो गया, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर निकल जाएगा, 7/12। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8 - 5। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इतना पता होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सा होता है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इस एक्स एक्सिस से किस पॉइंट से, इस एक्स एक्सिस से किस पॉइंट से ये जो पॉइंट है 8 - 5, 8 - 5 किधर लाइज होगा, तो 8 प्लस में है तो x का प्लस में इधर होगा और y का वैल्यू -5 है, यानी कि -5 लगभग इधर होगा, मतलब जो पॉइंट होगा लगभग इधर लाइज होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन बोला गया है कि एक्स एक्सिस के से किस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी है ये भी दिया गया है, ठीक है, ये भी उसका भी दूरी जो है क्वेश्चन में तुम्हारा दिया गया है √41, ठीक है। तो किस पॉइंट से उसका डिस्टेंस √41 होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक्स एक्सिस से किस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी √41 होगा। तो तुम्हें इतना पता होगा कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनता है वो एक्स और 0 बनता है, ठीक है। तो यही हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट बी एक्स 0, ठीक है। अब इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये √41 दिया हुआ है। अच्छा, जो डिस्टेंस फार्मूला है वो तो तुम्हें पता ही होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूँकि हमें एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट से यहाँ तक की पॉइंट की दूरी दी गई है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया हुआ है। और इसका जो डिस्टेंस है √41 दिया हुआ है, तो इसका हम √41 जो वैल्यू था इसको हम रहने दिए हैं, ठीक है। अब इसमें x1 x2 क्या है, ये जो पॉइंट था ये क्वेश्चन में 8 - 5 दिया गया था, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 - 5 दिया गया था, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तुम इसमें इसको x1 इसको y1 का वैल्यू ले सकते हो, ये x2 और ये y2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे x1 x2 के जगह पे हम वैल्यूज़ को सारा पुट करते हैं। x2 के जगह पे इसको ले लेते हैं 8, फिर माइनस x1 के जगह पे x को ले लिए, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, प्लस है प्लस y2 के जगह पे चलो -5 ले लेते हैं, माइनस y1 के जगह पे चलो 0 ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए और इधर √41 है, इसको रहने देते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 - x का होल स्क्वायर, इसको a - b इसका होल स्क्वायर में ब्रेक करना होगा। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 8 है, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 होगा, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होता है, 2 8 जा 16 x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस और -5 में 0 घटाएंगे तो -5 ही होगा ना, और स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 हो जाएगा, और इक्वल टू √41 है, इसको हम रहने देंगे। अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं ताकि ये रूट हट जाए, ठीक है। तो हम यहाँ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये जो नंबर है इसको हम प्लस कर लेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर रहने देंगे, -16x है, इसको भी रहने देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 5 और 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। प्लस में 5 4 कितना हो गया, 9, और 6 और 2 8 कितना हो गया, 9। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 41 बचेगा। चलो आगे इसको और हम सॉल्व करते जाते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो, -16x रहने देते हैं, +89 रहने देंगे, इसको इधर कर देते हैं, -41 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, इसको घटाओ, 9 में 1 गया तो 8, दोनों इसको घटाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा क्योंकि ये बड़ा है इससे। 9 में 1 गया तो 8, 8 में 4 घटाएंगे 4। अब देखो 48 का फैक्टर करके ना हमें -16 लाना होगा, ठीक। कैसे आएगा, चलो फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे जोड़ दें तो 16 आ जाएगा, मतलब कि 12, 2 2 जा 4। इसको अगर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद +48 आ जा रहा है, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने पढ़ाई होगा कि कैसे रूट्स फाइंड करते हैं, तो वैसे हम यहाँ पे सिंपली रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे, -16x के जगह पे -12x, और ये -4x लगा देंगे, यहाँ पे +48 लिख देंगे, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे तो x -12 बचेगा, और यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, माइनस प्लस माइनस, और 4 के टेबल में 48, 12 बार में आएगा, बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पे ये और ये दोनों मिल गया, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, और x -4 को हम यहाँ पे लेंगे और बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक बार हम x -12 बराबर 0 करेंगे, और इधर एक बार x -4 बराबर 0 करेंगे। 12 इधर चला जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ से 12 निकल जाएगा, और इधर -4 आ जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू 4 निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना x का तुम्हारा 2 वैल्यू निकला है, इसी वजह से
जो रूट अंडर जो 41 का हमने बात किया था कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा रूट अंडर 41 होगा, तो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट से जो इसका वैल्यू होगा रूट अंडर 41 होगा। कौन सा 2 पॉइंट होगा? तो हमने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट माना था वो एक्स और 0 माना था ना, तो इस वजह से एक्स का जो वैल्यू है वह 12 0 हो जाएगा एंड 4 0 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो रूट अंडर 41 होगा, इसीलिए ये दोनों ही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर करके 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर, और ये लिख देंगे आंसर। ये तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सो दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं, ये शो करके दिखाना है। तो तुम्हें तो ये पता होगा कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया था ए बी सी का वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट जो था हम यहाँ पे दे दिए, बी की जगह बी का कोऑर्डिनेट दे दिए और सी की जगह पे सी का कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है और ए सी का डिस्टेंस निकालना है। इन तीनों में से अगर किसी भी 2 साइड्स का डिस्टेंस इक्वल होगा तो हम कहेंगे वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पता ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी निकाल रहे हो तो ए बी के लिए तुम इसको x1 इसको x2 ले सकते हो, इसको y1 इसको y2 ले सकते हो। ठीक है, x1 इसको भी ले सकते हैं, x2 इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको x2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पे हम 3 ले लेते हैं, माइनस x1 के जगह पे -5 ले। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की जगह पे 0 ले लिए, माइनस y1 के जगह पे 6 ले लिए, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, ये 3 का 3 रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 रहने दिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, प्लस हो गया। ये 0 में 6 कर आएंगे तो सेम वही रह जाएगा ना, मतलब -6 ही रह जाएगा, तो -6 का ये स्क्वायर हो गया। ओके, चलो आगे इसको सॉल्व करो। अब 5 और 3 8 हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, प्लस -6 को का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व आगे करते हैं। 8 का स्क्वायर 8 8 64 और प्लस 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो नीचे हो गया 100। अच्छा 100 स्क्वायर रूट किसका होता है, 10 का, 10 10 100 होता है ना, तो 10 निकल गया। मतलब ए बी का जो मेरा वैल्यू निकला, ए बी का जो वैल्यू निकला मेरा 10 निकला। ठीक है, चलो अब आगे हम यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। ओके, चलो बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही डिस्टेंस फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे। अब बी सी जब निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसको देखो, बी सी जब निकालेंगे तो इसको हम x1 x2 ले सकते हैं, इसको y1 y2 ले सकते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 0 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे इसको भी सॉल्व करते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं। 9 में 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 8 माइनस 0 8 ही रह जाएगा, नहीं 8 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करो, 6 6 कितना हो गया 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 100 आ जाएगा, 100 आएगा ना दोनों को जोड़ने के पर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट फिर से 10 आ जाएगा, यानी कि बी सी का वैल्यू फिर से मेरा 10 आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया मेरा ए सी। अब ए सी भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ए सी निकालते हैं। ए सी निकाल रहे हैं, फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 x2 क्या होगा, इसको हम x1 x2 ले सकते हैं, 9 माइनस -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस -5 का होल स्क्वायर। तो अच्छा माइनस माइनस यहाँ डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। चलो आगे भी इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे कर लेते हैं। चलो 9 5 14, 14 स्क्वायर हो गया, और 8 में 6 गया तो 2, 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 मल्टीप्लाई 14 196 होता है,
और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 ज़ा 4, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 200। अब देखो बाकी सब में तो रूट 100 आ रहा था, हालांकि तुम इसका रूट तोड़ सकते हो, लगभग 10√2 निकल जाएगा तो अगर तुम स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो, ठीक है, स्क्वायर रूट तो तोड़ने आता ही होगा। तो देखो मेरा यहाँ पे ए बी और बी सी ये दोनों का वैल्यू तो इक्वल आया, बट ए सी का वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं आया, यहाँ तो 10√2 आया ना, बाकी में तो 10 था। मतलब कि यहाँ पे दो साइड्स बराबर है। कौन से दो साइड्स बराबर है? सिंस यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी का, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी क्या है, इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है।